गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो चर्चा का विषय बना हुआ है उससे संबंधित आज अपन करंट अफेयर्स के बारे में जानने हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं ना। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, जैसा कि अभी अखबार और न्यूज़पेपर में अपन ने देखा है उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ है और चर्चा में बना हुआ है ना। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है ना या चुनावी बॉन्ड है ना, तो ये पहले कंपनियां मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव से संबंधित फंडिंग देती थी, ऐसा नहीं है, पहले भी देती आई है और ये पार्टियां क्या करती हैं, अपना काम करवाती हैं। फिर बाद में ये क्या करती हैं, उनको फंड दे करके, चंदा दे करके अपना काम करवाती हैं और सरकारी नियमों को, कानूनों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, प्रभावित करती हैं। तो ये 2017 में है, जब भाजपा सरकार आई 2014 में, तो 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ना, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली ने क्या किया, अपने बजट में एक चुनावी बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी ना, चुनावी बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। ठीक है, तो संसद ने एक कानून के तहत, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत इसको क्या कर दिया, एक कानून बना दिया गया। ठीक है, इसमें होता क्या है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति, या अपन कहें तो किसी के साथ मिलकर, या कंपनी या कॉर्पोरेशन, ये मिलकर के क्या करती हैं, एक चंदा देती हैं, मतलब वो कह सकते हैं चंदा देती है किसको, पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जब चंदा देती है तो इसका इमीडिएटर का काम एसबीआई करता है। ठीक है, मीडिएटर का काम कौन करता है, एसबीआई करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, वो क्या कर देगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगी ना, चंदा देगी तो वो क्या करेगी, एसबीआई के पास जाएगी और एसबीआई से बॉन्ड खरीदेगी, है ना, एसबीआई से एक बॉन्ड खरीदेगी। ठीक है, बॉन्ड खरीद करके वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगी और पॉलिटिकल पार्टी उसको एसबीआई में भुना करके और केस प्राप्त कर लेगा ना, पैसा रकम प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से वो चंदे की प्रोसेस पूरी हो जाती है। ठीक है, तो जब 2017 में ये एक्ट आया और ये अधिनियम, ये कानून के तहत इस स्कीम को लाए गए और 29 जनवरी 2018 में इसको अधिकृत कर दिया गया, लागू कर दिया गया ना। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, जनप्रति अधिनियम 1951 में संशोधन किया, आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया, कंपनी एक्ट अधिनियम 2013 में संशोधन किया, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 में संशोधन किया और इन कानूनों में संशोधन करके इस कानून को लेके आए। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एसबीआई को एक अधिकृत बैंक बनाया गया। ठीक है, तब ये अधिकृत बैंक क्या करेगा, ये चुनावी बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड जारी करेगा, है ना, चुनावी बॉन्ड जारी करेगा। और ये चुनावी बॉन्ड जारी करेगा कहीं में 1000 का हो गया, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, मतलब वो कह सकते हैं 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड के मूल्य जारी करता है। ठीक है, और ये बॉन्ड के मूल्य हर साल कहें तो ये 15 दिन के लिए इसकी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित विंडो क्या 15 दिन के लिए खुलती है और साल में 4 महीनों में, जैसे जनवरी हो गया, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और लास्ट में अक्टूबर, है ना, ये 4 महीनों में 15 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है खिड़की खुलती है और 15 दिन के अंदर किसी व्यक्ति, कंपनी को केवाईसी करा करके ना, एसबीआई में केवाईसी करा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है ना। खरीद करके वो क्या करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर देता है, दान के रूप में दे देता है। पॉलिटिकल पार्टी ये 15 दिन के अंदर ही है ना, क्या करेगी, एसबीआई से उसको इनकेस कराएगी या भुनाएगी। ठीक है, इनकेस कराएगी या भुनाएगी, और अगर वो 15 दिन में इनकेस नहीं कराती है, उसको भुनाती नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा और उसका पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें खरीदने वाले की जो नाम है, खरीदने वाले का नाम है, अन्य जानकारी कैसी होती है, गोपनीय होती है। इसमें खरीदने वाले की नाम और अन्य जानकारियां गोपनीय होती हैं और ये टैक्स फ्री होता है। ठीक है, टैक्स फ्री होता है ना। अब बात आती है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या
इसे बॉन्ड को प्राप्त कर सकती है? क्या राजनीतिक चंदे को प्राप्त कर सकती है? चुनावी बॉन्ड को प्राप्त कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई इसके लिए इन्होंने क्या किया, जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून में संशोधन किया ना। तो फिर कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 सॉरी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत है ना, कोई राजनीतिक पार्टी है ना, लोकसभा या फिर विधानसभा में पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट है ना, कम से कम कितना 1% वोट प्राप्त किया हो, वो चुनावी बॉन्ड को मान्यता ले सकती है ना। अगर 1% वोट नहीं लिया है, वो चुनावी बॉन्ड को नहीं ले सकती है ना। तो मतलब वो कह सकते हैं, ठीक है, जो कंपनी होगी वो कितना पिछले लास्ट में विधानसभा चाहे लोकसभा में 1% चुनाव 1% वोट मिले हैं, वो राजनीतिक ये चुनावी बॉन्ड को क्या कर सकती है, ले सकती है ना। ठीक है, अब बात आती है ना कि भाई जब ये 29 जनवरी 2018 में इसे अधिकृत कर दिया गया और अधिकृत करके इसे लागू कर दिया गया ना। ठीक है, अब इसमें एसबीआई, मैंने कहा कि ये मीडिएटर का काम करती है, तो ये एसबीआई की कितनी 29 शाखाएं जिससे ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा जाता है। ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है और राजनीतिक पार्टी क्या करेंगे, इनको बना सकती है। ठीक है, बना सकती है ना। और इसकी 29 शाखाओं में, इनकी 29 शाखाओं में बड़े बड़े शहर हैं जहां पर इनकी शाखाएं हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गांधीनगर, गुवाहाटी, जबलपुर, ठीक है, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु है ना। यहां पर इनकी शाखा है, यहां से ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हैं और राजनीतिक पार्टी इनको बना सकती है ना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसमें विवाद क्यों है। तो विवाद इसलिए है कि भाई जब ये स्टार्ट हुआ 2017 में, जब बजट आया, बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको पेश किया, तो उस समय कहा कि भाई ये चुनावी में जो फंडिंग होती है उसमें पारदर्शिता और काले धन को रोकने के लिए ये लाया गया। ठीक है, उस समय जब आया ये स्कीम आई, तो तब कहा गया कि भाई इसमें पारदर्शिता होगी, ठीक है, साफ सुथरा चुनाव हो जाएगा और काले धन पर रोक लग जाएगी, अंकुश लग जाएगी, है ना। ठीक है, लेकिन ये बताते हैं कि भाई जब 2017 में जब ये आया, तो 2017 से ही इसमें चुनौतियां लगने लगी, इसका विरोध होने लगा। ठीक है, विरोध होने लगा और कई एनजीओ मिलकर के, एनजीओ जैसे एडीआर हो गया, कॉमन कॉज हो गया, इन्होंने मिलकर के क्या, इन्होंने रिट भी लगाई है ना कि भाई ये कैसा है, इसमें खरीदार की गोपनीयता रखी जाती है ना, इसमें बॉन्ड खरीदार की गोपनीयता रखी जाती है, अन्य जानकारी इसमें नहीं मिलती है। तो ये कैसा है, ये अपन कह सकते हैं इसमें काले धन पर अंकुश नहीं लगेगा और ये कैसा भ्रष्टाचार फैलाएगा ना। ठीक है, और इसमें के इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित है ना 3 बड़ी संस्थाओं ने पहले भी कह चुकी हैं कि भाई ये जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानूनी, ये क्या करेगा, ये ब्लैक मनी को है ना, ब्लैक मनी को कानूनी रूप देगा। ठीक है, दूसरा विदेशी जो कंपनी है क्या करेंगे, सरकार और राजनीति को प्रभावित करेंगे, पॉलिसीज को प्रभावित करेंगे, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग ने भी कहा कि बिल्कुल इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का भी उल्लंघन है ना, धारा 29 का भी क्या करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, इसी प्रकार आरबीआई ने भी कह चुकी है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी ना। ठीक है, इस प्रकार को कह सकते हैं देश की बड़ी संस्थाएं उन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को विरोध किया है ना, तो ये कह सकते हैं उन्होंने भी विरोध किया है, लेकिन फिर भी सरकार इसको क्यों मान्यता दे रही है ना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि वर्तमान में इस पर विवाद क्या चल रहा है ना। तो अपन ने कहा कि भाई 2017 में इस पर क्या हुआ, 2017 में इस पर रिट लगने लगी और तभी से इसमें विरोध स्टार्ट हो गया। लेकिन इस समय सुनवाई कहें तो सुनवाई 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चुनौती की सुनवाई 2019 से शुरू की। ठीक है, 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, निर्देश दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 30 मई तक है ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। ठीक है, हालांकि 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर रोक नहीं लगाई थी। फिर अपन ने देखा कि भाई रोक नहीं लगाई थी ना, फिर से सुनवाई हुई दिसंबर 2019 तक है ना। एडीआर क्या है, एक एनजीओ है
ठीक है, गैर सरकारी संगठन है जो क्या करता है, काम करता है ना। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर, मतलब चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई कि भाई इसमें जो खरीदार की पहचान होती है वो बिल्कुल गोपनीय है और ये काले धन को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार से इस पर एक रिट लगाई। ठीक है, रिट लगाई है ना। ओवरऑल अपन कह सकते हैं जब इस पर सुनवाई हुई तो 15 फरवरी है ना। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो फिर से इस पर सुनवाई हुई है। तो 15 फरवरी 2024 को ना, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है, रोक लगा दी। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई कि जो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है, जानने के अधिकार का ये उल्लंघन करता है। ठीक है, और जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि कौन इन राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे रहा है, कहां से राजनीतिक पार्टियों पर पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है ना। ये सब जानकारी जनता को होनी चाहिए और ये जनता का अधिकार है ना। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत है ना। और इसी के साथ है ना ये आदेश दिया कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड को तत्काल बंद कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही है ना, इसके साथ भी एसबीआई से ना, एसबीआई से एक आ गया कि सभी ये कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक है ना, मतलब अपन कह सकते हैं 2019 से लेकर के मार्च का जो डाटा है किसको, इलेक्शन कमीशन को क्या करें, जमा करवाए। इलेक्टोरल बोर्ड से संबंधित डाटा किसको, इलेक्शन कमीशन को क्या करे, दे, और इलेक्शन कमीशन उसको क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिससे जनता जान सके कि राजनीतिक पार्टियों के पास किस किस ने फंड दिया है, चंदा दिया है और किस किस पार्टी को ज्यादा मिला है और कितने समय में मिला है ना, ये सब जनता जान सके। ठीक है, ऐसा कहा गया। ठीक है, लेकिन एसबीआई ने और कहा कि भाई 6 फरवरी, अच्छा सॉरी 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च तक डेडलाइन दे दी कि 6 मार्च तक ऐसा होना चाहिए ना, इलेक्टोरल बोर्ड से संबंधित जानकारी किसको, चुनाव आयोग को पहुंच जानी चाहिए और चुनाव आयोग को उसे क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाएगा। लेकिन डेडलाइन की सीमा खत्म होने से 2 दिन पहले है ना, एसबीआई ने कहा कि भाई इसके लिए हमें 30 जून तक का समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रो बोर्ड चुनावी बॉन्ड खरीदार और इसको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भुनाया जाता है ना, इनकेस कराया जाता है। दोनों के जो डाटा है अलग अलग है, इनको सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। तो इसको मिलान के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी समय सीमा 30 जून दे दी गई। ठीक, 30 जून सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मिलान के लिए नहीं कहा है, हमने डाटा देने के लिए कहा है और उसको प्रकाशित करने के लिए कहा है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और एसबीआई ने फिर जाकर के डाटा कितना 12 मार्च तक बोला, 12 मार्च तक सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास डाटा पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट अपन कह सकते हैं, तब जाकर के एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा किसको दिया, इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसको क्या करा, प्रकाशित करवा दिया ना, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करवा दिया, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और प्रकाशित करवा दिया। ठीक है, अब उस डाटा के बारे में अपन देखें तो जो डाटा है ना, कब से 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक है ना, कितने बॉन्ड बिके हैं। ठीक है, तो 22,217 बॉन्ड बिके हैं, जिनको 22,030 बॉन्ड इनकेस करा लिया गया है एसबीआई से, है ना। मतलब ये कंपनी या किसी व्यक्ति या कंपनियों ने खरीदे हुए बॉन्ड है जो एसबीआई से खरीदे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड को इनकेस करा दिया गया है। 187 बॉन्ड को इनकेस नहीं कराया गया, वो क्या हो गए, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो गए। जब डाटा है ना अपलोड किया गया है, तो बीजेपी को इन कितना मार्च 2018 से लेकर के मार्च 2023 तक का जो डाटा मिला है, कितना रुपया मिला है, 6366 करोड़ है ना, 6566 करोड़ रुपए, ठीक है, चुनावी चंदे के रूप में प्राप्त किया है बीजेपी पार्टी है ना। आईएनएस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1123 करोड़ रुपए जो है इतने से इतने समय के बीच में चंदे के रूप में प्राप्त किया है। बीजेडी है ना, बीजेडी पार्टी ने 774 करोड़ रुपए जो है चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में प्राप्त किया ना। डीएमके को देखेंगे तो 617 करोड़ रुपए, और बीआरएस को देखेंगे तो बीआरएस ने 384 करोड़ रुपए और वाईएसआरसीपी ने
383 करोड़ रुपए जो है चंदे के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई इसने चंदे के रूप में प्राप्त